सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सो आई होप कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, और अगर आपने अब तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1899। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि पूरी शिप में फ्रांस ने कई लोगों के साथ मिलकर कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी थी और डेनियल ने शिप को कहीं और ही टेलीपोर्ट कर दिया था। और अब यहाँ से 4th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कैप्टन रमीरो, ओलेग और जेरोम को देखते हैं, जिन्हें फ्रांस ने यहाँ कैद कर दिया होता है। और अब फ्रांस यहाँ आकर ओलेग और जेरोम को अपने साथ ले जाकर शिप पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को पानी में फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रांस को पता चलता है कि उनका जहाज अब उस जगह नहीं है जहाँ वो थे, और प्रोमीथियस भी इनके आसपास कहीं नहीं है। और यहाँ अब तक किसी को ये नहीं पता होता कि उनकी शिप पर लोग कैसे मर रहे हैं। इसलिए कई सारे लोग फर्स्ट मेट सेबास्टियन और उसके साथियों को मारने की धमकी देकर पूछते हैं कि लोग आखिर क्यों मर रहे हैं। और फिर यहाँ सेबास्टियन सबको बता देता है कि जब उन्हें प्रोमीथियस मिला था तो उस जहाज की कंपनी चाहती थी कि हम उसे वहीं डुबो दें ताकि जो उसमें है वो वहीं मर जाए। और अब जब से प्रोमीथियस से वो बच्चा इस शिप पर आया है तब से ही इस शिप पर भी लोग मर रहे हैं। अब ये जानकर सभी लोगों को वो बच्चा एक तरह का शाप और शैतान लगने लगता है, और ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि जरूर उस बच्चे की वजह से ही यहाँ इस शिप पर भी लोग मरने लगे हैं। इसलिए अब ये सब उस बच्चे को मारने का फैसला करते हैं और उस बच्चे को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ मोरा उस बच्चे को रूम में छोड़कर कैप्टन को ढूंढने जाती है, और वहीं कैप्टन और रमीरो ने भी अब तक अपने आप को छुड़ा लिया होता है। लेकिन फ्रांस के साथ मिले हुए सभी लोग हर रूम में जाकर उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, और साथ ही हर किसी को उसके कैबिन में लॉक भी कर देते हैं। और इसी दौरान वो सभी मोरा को भी पकड़कर फ्रांस के पास लाते हैं। मोरा फ्रांस से कहती है कि मुझे कैप्टन से मिलना है, लेकिन अब फ्रांस कहता है कि वो ही इस जहाज का नया कैप्टन है। मोरा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम नहीं जानते कि इस जहाज पर क्या हो रहा है, लेकिन अब फ्रांस मोरा की बात को भी नहीं सुनता और उसे कैबिन में बंद करने के लिए कहता है। और अब ये सभी मोरा के साथ उस बच्चे को ढूंढने उसके रूम में जाते हैं, लेकिन यहाँ वो बच्चा नहीं होता। और अब ये सभी मोरा को इस रूम में लॉक करके दूसरे कैबिन में उसे ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ मोरा को उसके रूम में भी बेड के नीचे वैसी ही एक छुपी हुई शॉफ्ट मिलती है जैसी कैप्टन के रूम में थी, और वो बच्चा इसी शॉफ्ट में छुपा होता है, यानी कि वो बच्चा भी इसके बारे में जानता था। वहीं दूसरी तरफ जेरोम ओलेग की मदद से कुछ लोगों को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और लूसियन के रूम की तरफ जाता है। वहीं उस रूम में लूसियन भी अब अपनी वाइफ क्लेमेंस को बता देता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। और फिर यहाँ लूसियन को जेरोम का छोड़ा हुआ वही लीजन ऑफ ऑनर मिलता है, जिसे देखकर लूसियन घबरा जाता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी जेरोम यहाँ भागते हुए छुपने के लिए आ जाता है, और उन लोगों के जाने के बाद क्लेमेंस से कहता है कि वो कैप्टन आइक की मदद करने जा रहा है। ये सुनकर क्लेमेंस भी कैप्टन की मदद करने के लिए जेरोम के साथ जाती है। लेकिन अब तक फ्रांस को पता चल चुका होता है कि ओलेग ने जेरोम की मदद की है, और अब यहाँ फर्स्ट मेट सेबास्टियन आता है और अब वो भी फ्रांस की तरफ हो गया होता है। लेकिन वो फ्रांस से कहता है कि हमें लोगों के हाथों से हथियार लेना होगा, क्योंकि उनके हाथों में हथियार होना खतरे से खाली नहीं है, और होता भी ऐसा ही है। वो सभी लोग हथियारों के जरिए हर एक पैसेंजर के केबिन में घुसकर जबरदस्ती तलाशी लेते हैं और उन सभी पैसेंजर्स को वहीं लॉक कर देते हैं। और अब वो सभी किसी भी तरह उस बच्चे को ढूंढकर मारना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा अब भी मोरा के साथ उस रूम में होता है। और अब मोरा लॉक को खोलकर यहाँ से कैप्टन के पास जाने की कोशिश करती है, और यहाँ वो बच्चा अब मोरा की मदद करता है और वही स्क्रब बीटल निकालकर डोर के दूसरी तरफ भेजता है, जिससे वो डोर खुद ही ओपन हो जाता है। और वो बीटल का पीछा करते हुए मोरा को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ रमीरो और कैप्टन आजाद हो गए होते हैं, और यहाँ अब जेरोम और क्लेमेंस भी उन तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये सब बचते हुए एक लाइफ बोट के पास आते हैं ताकि वो प्रोमीथियस पर जाकर मदद बुला सकें। लेकिन अब तक ये सब नहीं जानते थे कि ये सब प्रोमीथियस को छोड़कर कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं। और अब यहाँ से ये सब लाइफ बोट निकालने लगते हैं, और मोरा और वो बच्चा भी इनके पास ही आ जाते हैं। लेकिन क्रेस्टर उन्हें देख लेता है और फ्रांस और बाकी सबको बता देता है, जिसके बाद वो सब यहाँ आ जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच फ्रांस गोली चलाता है जो कि जेरोम के हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद वो सब बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि वो बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता, और इसी दौरान जब जेरोम बेहोश होता है तो उसे एक पास्ट का सीन दिखता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लूसियन और जेरोम दोस्त थे, लेकिन एक जंग के दौरान लूसियन ने जेरोम को धोखा दिया, और उस समय ही लूसियन ने वो लीजन ऑफ ऑनर जेरोम को दिया था, और इसी वजह से लूसियन यहाँ अपने रूम में उसे देखकर घबरा गया था। अब यहाँ जेरोम को होश आता है और वो अकेला होता है, और वो यहाँ से तुरंत जाकर कैप्टन मोरा और बाकी सभी को दोबारा से आजाद करा लेता है। जिसके बाद इस शिप पर लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो कि शिप के कैप्टन के साथ होता है और वो बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जो भी लोग होते हैं वो बच्चे को मारना चाहते हैं। इसलिए अब कैप्टन मोरा और बाकी सभी उस बच्चे को बचाने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। इसी दौरान एबेन उस बच्चे को पानी में फेंकने वाली होती है। मोरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एबेन उसे पानी में फेंक देती है, और मोरा खुद उसे पानी में गिरता हुआ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ डेनियल उसे बचाने के लिए आ जाता है, और डेनियल मोरा को अपने साथ ले जाता है। और अब कैप्टन किसी तरह फाइट को रोककर जख्मी लोगों और बाकी सभी को डाइनिंग रूम में लाते हैं, और फ्रांस के सभी साथी थर्ड क्लास एरिया में चले जाते हैं। और अब यहाँ फाइट रुक जाती है, लेकिन मोरा अब भी उस बच्चे के बारे में सोच रही होती है। और यहाँ अब कैप्टन मोरा को बताते हैं कि उन्हें प्रोमीथियस पर उसके पैसेंजर्स की लिस्ट मिल गई थी,
और फिर कैप्टन मोरा से कहते हैं कि इसमें तुम्हारा नाम भी है। अब तभी यहाँ कैबिनेट में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो बच्चा कैबिनेट से दोबारा जिंदा बाहर निकलता है और मोरा के पास आ जाता है, जिसके साथ ही ये 4th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और अब 5th एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ हम मोरा को देखते हैं जो कि फिर से कहीं और होती है और यहाँ वो एक ग्रेव के पास जाती है और तभी यहाँ उसे फिर से वही सब दिखने लगता है और वो अपने डैड से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। और यहाँ 2 आदमी उसे एक चेयर से बांध देते हैं, जिसके बाद उसका डैड उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और तभी मोरा की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। मोरा अब भी शिप पर ही होती है और यहाँ डेनियल उसके पास बैठा होता है और मोरा को पता चलता है कि अब यहाँ कैप्टन के साथियों ने भी उस बच्चे को कोई शाप समझकर कैप्टन के आदेश से उसे वापस कैबिनेट में लॉक कर दिया है। और मोरा ये देखकर कैप्टन से उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि जरूर उस बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, आखिर वो मरने के बाद यहाँ वापस कैसे आ सकता है। और कैप्टन यहाँ फिर से मोरा से पूछते हैं कि उसका नाम 4 महीने पहले खोए हुए जहाज प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट में क्यों है, और अगर वो प्रोमीथियस पर थी तो फिर वो इस जहाज पर कैसे आई, जो कि रियली काफी मिस्टीरियस होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और उसके साथी अब किसी भी हाल में हार मानकर कैप्टन का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब यहाँ एडा की बड़ी बहन टोव इनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती थी कि सब लोग कैप्टन के खिलाफ बगावत करके गलत कर रहे हैं। और अब टोव गन लेकर इनका साथ छोड़कर कैप्टन के पास चली जाती है और कहती है कि वो उनकी साइड है। लेकिन यहाँ अब वो बच्चा कैबिनेट से बाहर आने की कोशिश करता है और मोरा उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन तभी यहाँ एक आदमी मोरा के ऊपर गोली चला देता है। डेनियल उसे बचाने के लिए भागता है और अब यहाँ टाइम स्लो होकर बिल्कुल रुक जाता है और मोरा के अलावा कोई भी मूव नहीं कर रहा होता। और ये देखकर मोरा काफी हैरान हो जाती है। फिर वो उस बच्चे को बाहर निकालती है, लेकिन वो बच्चा बाकी सबकी तरह नहीं रुका होता, जो देखकर मोरा समझ जाती है कि इस बच्चे ने ही मोरा को बचाने के लिए यहाँ टाइम रोक दिया है। और मोरा उससे पूछती है कि कौन हो तुमने ये सब कैसे किया। और वो बच्चा अब मोरा को अपने साथ यहाँ से ले जाता है और टाइम फिर से चलने लगता है। लेकिन अब कैप्टन और बाकी सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा था जैसे मोरा और वो बच्चा उनके सामने से ही गायब हो गए हों। अब तभी यहाँ पूरी शिप में एक सायरन बजने की आवाज आने लगती है, जो कि काफी अजीब होती है। अब यहाँ कैप्टन कहते हैं कि हमें वर्कर्स को रोकना होगा, अगर वो ऐसे ही कार्नेज में बेतहाशा कोयला भरकर शिप को आगे बढ़ाते रहे तो जल्दी ही कोयला खत्म हो जाएगा और हम सब समुद्र में फंस जाएंगे। ये सुनकर अब सभी कैप्टन की बात मानकर वापस शिप के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ वो सायरन जैसी आवाज आना बंद हो जाती है और एक टिक टिक की आवाज आने लगती है, जिससे कई सारे लोग पोजेस्ड होकर कहीं और जाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी उस टिक टिक की आवाज से पोजेस्ड होकर शिप के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ से वो नीचे कूदकर अपनी जान ले लेते हैं। और इस तरह से शिप से कई सारे पैसेंजर्स मरने लगते हैं। ये देखकर जो लोग होश में होते हैं वो अपने साथियों को किसी चीज से बांध लेते हैं, ताकि वो इस आवाज के वश में आकर अपने आप को मार न ले। वहीं वो बच्चा मोरा को अपने साथ कहीं और ले जा रहा होता है और अब मोरा उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर वो बच्चा अब मोरा से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, ये तुम्हें क्रिएटर से पूछनी होगी। जिसके बाद वो मोरा के रूम में जाकर उसी शॉफ्ट के अंदर जाता है और वही स्क्रब बीटल निकालता है, जिससे वो हर एक डोर को ओपन करता है। और अब वो स्क्रब बीटल ब्लैक टाइल के अंदर जाकर एक रास्ता खोलता है और मोरा उसके पीछे वहां जाती है। और ये वही जगह होती है जिसे मोरा ने अपने सपने में देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक जहाज के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे आ सकती है। ये देखकर मोरा हैरान हो जाती है। लेकिन अब वो बच्चा मोरा को यहाँ नहीं दिखता। फिर मोरा वहीं मौजूद एक घर की तरफ जाती है। तभी शिप के अंदर डेनियल मोरा के रूम में आकर उसी शॉफ्ट के अंदर जाता है और वो अपने डिवाइस की मदद से उसी रास्ते को दोबारा खोल देता है और डेनियल भी वहीं पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ डेनियल को मोरा नहीं बल्कि वही बच्चा मिलता है। डेनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो बच्चा कहता है कि हम इतनी दूर तक कभी नहीं आए, शायद हम इस बार कामयाब हो जाएं। यहाँ वो बच्चा मोरा के बारे में कहता है कि उसे अब भी कुछ याद नहीं है, यानी यहाँ कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है। अब ये सुनकर डेनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और डेनियल यहाँ जानता है कि कैप्टन की ये शिप अब डूबने वाली है, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने वापस शिप पर जाने का फैसला करता है। यहाँ शिप पर जेरोम लूसिन और क्लेमेंस के पास जाकर उन्हें बांध देता है, ताकि वो सब इस आवाज के वश में आकर अपने आप को मार न लें। और बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, ताकि वो सभी अपनी जान को बचा सकें। इसी दौरान एक आदमी जहाज की कंपनी से कांटेक्ट करके सब कुछ बताता है, लेकिन कंपनी का जवाब आता है कि शिप को डुबो दो, जो कि काफी हैरानी की बात होती है कि जहाज की कंपनी इस शिप को क्यों डुबो देना चाहती है। इसी दौरान अब डेनियल लोगों को बचाने के लिए जहाज में सबसे नीचे जाता है और इस शिप पर भी वैसी ही मशीन लगी होती है जैसी प्रोमीथियस शिप पर लगी थी। और यहाँ से डेनियल उस आवाज को रोकने की कोशिश करता है। वहीं मोरा को दिखाया जाता है, जो कि उस घर में पहुंच गई होती है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। यहाँ मोरा को उसके डैड मिलते हैं, जो कि उसे एक चेयर से बांधकर इंजेक्शन लगाते हैं। जिसके बाद फिर से मोरा अपने रूम में जागती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके हाथों पर निशान होते हैं, जैसे उसे बांधा गया हो। और इससे मोरा समझ जाती है कि ये सब उसका कोई सपना नहीं, बल्कि ये सब रियल में हो रहा था। अब ये देखकर मोरा कैप्टन के पास जाती है, लेकिन कैप्टन आइक को अभी यही लग रहा होता है कि मोरा उस बच्चे को लेकर गायब हो गई थी। लेकिन मोरा उससे कहती है कि उस बच्चे ने पिरामिड की मदद से टाइम को रोक दिया था। अभी सुनकर कैप्टन मोरा को अपने रूम में ले जाकर सारी सच्चाई बताने के लिए कहते हैं, जिस पर अब मोरा कैप्टन को बता देती है कि उसका असली नाम मोरा फ्रैंकलिन नहीं है, बल्कि पहले उसका नाम मोरा सिंगलटन था और शादी के बाद उसने अपना नाम मोरा फ्रैंकलिन कर लिया। अभी जानकर कैप्टन कहते हैं कि इस जहाज की कंपनी के मालिक भी सिंगलटन है, जिस पर मोरा कहती है कि हेनरी सिंगलटन उसके डैड हैं और उन्हीं के ये सारे जहाज हैं।
और मोरा कैप्टन से कहती है कि शायद इस जहाज पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मोरा अपने डैड के बारे में बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसान के बिहेवियर पर स्टडी करने में बिता दिया है और उन पर जुनून सवार है इंसान के दिमाग के हर एक फंक्शन को समझने का, और इसी वजह से उन्होंने ये सारे जहाज खरीदे होंगे और इस पर मौजूद लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ मोरा को वही स्क्रब बीटल दिखता है और वो उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो कैप्टन के रूम में मिली उसी शॉफ्ट के अंदर जाकर वैसा ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इस बार भी स्क्रब बीटल की मदद से वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन इस बार मोरा और कैप्टन इससे उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे कैप्टन ने अपने सपने में देखा था, और यहाँ कैप्टन को अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज आती है। कैप्टन भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये घर पहले ही जल चुका होता है और अब यहाँ कैप्टन हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक जहाज के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे हो सकती है। और मोरा कहती है कि सिर्फ ये ही नहीं है, उसके रूम में भी एक ऐसी ही शॉफ्ट है और वहाँ भी एक ऐसी ही बड़ी जगह है। अब इसके बाद कैप्टन और मोरा वापस शिप पर आ जाते हैं और अब मोरा कैप्टन से कहती है कि शायद ये सब कुछ रियल में नहीं हो रहा है, ये बस एक तरह का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और मोरा को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उसके डैड ने उसकी याददाश्त मिटा दी है और मोरा कहती है कि इसी वजह से शायद उसे प्रोमीथियस शिप पर होना भी याद नहीं है। अब यहाँ कैप्टन ये रिवील करते हैं कि उस लिस्ट में अकेले मोरा का ही नाम नहीं है, बल्कि प्रोमीथियस के कैप्टन के रूप में उस पर आइक यानी कैप्टन के सिग्नेचर हैं, जिसका मतलब है कि कैप्टन आइक ही प्रोमीथियस शिप के भी कैप्टन थे, जो कि 4 महीने पहले समुद्र में खो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर कैप्टन और मोरा दोनों ही प्रोमीथियस शिप पर थे तो वो प्रोमीथियस शिप से इस शिप पर कैसे आए और उन्हें प्रोमीथियस शिप के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? अब वहीं दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं, जिसने अब तक अपने डिवाइस की मदद से उस टिक टिक की आवाज को रोककर कई सारे लोगों की जान बचा ली होती है। और अब सभी लोग जो भी शिप पर जिंदा बच गए होते हैं वो सभी शिप के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि शिप पर बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। और अब यहाँ सेबेस्टियन कैप्टन आइक को जहाज कंपनी से आया हुआ वही मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि शिप को डुबो दो, लेकिन इन सबको लगने लगता है कि जहाज की कंपनी प्रोमीथियस के बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी यहाँ डेनियल आता है और वो कहता है कि शायद इस बार वो प्रोमीथियस को नहीं बल्कि हमारी शिप को ही डुबो देने के लिए कह रहे हैं। जिसके बाद हम मोरा के डैड हेनरी सिंगलटन को देखते हैं और ये सब वही कर रहे होते हैं और वो अपने एक आदमी से उस बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम यहाँ एक बड़े से पिरामिड को देखते हैं, जिसके साथ ही ये 5th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है और अब 6th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत में हम कैप्टन मोरा और सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफी घबराए हुए होते हैं और वो कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। साथ ही इस शिप का इंजन भी अब तक बंद हो गया होता है और अब ये सब समुद्र के बीच में फंस चुके होते हैं। यहाँ टोव अब अपने भाई और बहन दोनों को खो चुकी होती है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अब उसे भी लगने लगता है कि उस बच्चे की वजह से ये सब हो रहा है और वो मोरा से कहती है कि बताओ वो बच्चा कहाँ है, हमें उसे मारना होगा। लेकिन इस बार अब मोरा को भी ये नहीं पता होता कि इस समय वो बच्चा कहाँ है। और अब यहाँ डेनियल मोरा को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। और अब इस मुसीबत से निकलने के लिए ये सभी कैप्टन से ऑर्डर लेते हैं और अब कैप्टन सबको ग्रुप्स में बांट देते हैं। आदमियों के एक ग्रुप को इंजन को फिर से चालू करने के लिए ओलेक और फ्रांस के साथ नीचे भेजा जाता है। वहीं बची हुई सभी फीमेल्स को मिस विल्सन के साथ भेजा जाता है ताकि अगर जहाज में अब भी कोई जिंदा बचा हो तो वो सभी उसे ढूंढकर ले आए। रमीरो और उसके साथ एक प्रीस्ट को यहीं सेबास्टियन के साथ कंपनी से कांटेक्ट करके मदद लाने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है और कैप्टन और मोरा मिलकर उस बच्चे को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस मशीन की मदद से डेनियल ने उस टिक टिक की आवाज को रोका था वहां से अब एक ब्लैक चीज निकलने लगती है जो कि पूरी शिप में फैलना शुरू हो जाती है। फ्रांस उसे छूने वाला होता है मगर तभी डेनियल आकर उसे रोक देता है और इसे देखकर डेनियल के चेहरे पर डर होता है और ये देखकर डेनियल तुरंत यहाँ से कहीं और चला जाता है। दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन फिर से मोरा के रूम में उसी शॉफ्ट के पास आते हैं जहाँ मोरा कैप्टन को बताती है कि वो बच्चा मोरा को इसके अंदर ले गया था और इसके बाद से ही वो बच्चा गायब है। इसलिए अब मोरा और कैप्टन दोबारा इस शॉफ्ट के अंदर जाते हैं और वो फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ लास्ट टाइम मोरा ने अपने डैड को देखा था। और अब तक कैप्टन को लगने लगता है कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है बल्कि ये सब कोई एक्सपेरिमेंट है। जिसके बाद ये दोनों फिर से अब उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। वहीं शिप पर ओलेग फ्रांस के साथ सभी आदमी इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेनियल इनके साथ नहीं होता और वो कैप्टन और मोरा का पीछा करते हुए उसी शॉफ्ट के अंदर आ जाता है जहां हम एक ग्रेव को देखते हैं। वहीं शिप के अंदर सेबेस्टियन रमीरो और प्रीस्ट को अकेला छोड़कर बाहर जाता है और वो उसी कैबिनेट जिससे वो बच्चा दोबारा यहाँ आया था उसमें बैठकर कहीं और चला जाता है। इसी दौरान हम मिस विल्सन और बाकी सभी फीमेल्स को देखते हैं जिन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा होता और यहाँ मिस विल्सन उसी ब्लैक चीज को छू लेती हैं और वो उनके हाथ में फैलने लगता है। वहीं फ्रांस, ओलेग और सभी लोग मिलकर दोबारा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है और पूरी शिप फिर से चलने लगती है। लेकिन सेबेस्टियन यहाँ नहीं होता, इसलिए रमीरो और प्रीस्ट के लिए इस जहाज को चला पाना नामुमकिन था। और यहाँ अब प्रीस्ट बुक्स को देखते हैं, लेकिन उन सभी बुक्स में बस एक ही चीज लिखी होती है। इसी दौरान हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि हेनरी सिंगलटन यानी मोरा के डैड के पास जाता है और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन भी मोरा के डैड के साथ इस एक्सपेरिमेंट में मिला हुआ है और मोरा के डैड ने ही इस एक्सपेरिमेंट में सभी लोगों को फंसाया है। यहाँ मोरा के डैड सेबेस्टियन से उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें उस बच्चे से वो पिरामिड चाहिए था।
वहीं दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये सब पूरी शिप के अंदर ही बना है, जो कि काफी अजीब बात होती है। और अब मोरा कैप्टन को बताती है कि उस बच्चे ने कहा था कि अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे क्रिएटर से पूछना होगा। और यहाँ मोरा और कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। और मोरा कहती है कि शायद हम दोनों ही पागल हो गए हैं, लेकिन कैप्टन मोरा को उस बच्चे को ढूंढते रहने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद इन्हें भी वैसी ही ब्लैक चीज दिखती है। मोरा उसे छूने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ डेनियल आकर मोरा को उसे छूने से रोक देता है। डेनियल को यहाँ देखकर कैप्टन उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। और अब मोरा डेनियल से कहती है कि जरूर तुम मेरे डैड के साथ मिले हुए हो और तुम उनके लिए ही काम करते हो। लेकिन ये सुनकर डेनियल कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। और अब कैप्टन समझ जाते हैं कि डेनियल सब जानता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए कैप्टन उसे एक रूम में कैद करने ले जाते हैं। इसी दौरान डेनियल मोरा से कह रहा होता है कि तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। और फिर डेनियल कहता है कि वो फिर से ये सब नहीं होने देगा, जिसका मतलब है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। और यहाँ डेनियल कैप्टन से फाइट करके अपने डिवाइस की मदद से कैप्टन को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर मोरा अब डेनियल को गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। और यहाँ डेनियल इमोशनल होकर मोरा से कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, हमारी शादी हुई थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन मोरा को ये सब कुछ झूठ लगता है। वो कहती है कि तुम भी मेरे डैड के लिए काम कर रहे हो। डेनियल मोरा से कहता है कि अपने आसपास देखो, ये सब कुछ रियल नहीं है, तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। लेकिन अब मोरा डेनियल से उसका डिवाइस लेकर उसे रूम में लॉक कर देती है। लेकिन लॉक होने से पहले डेनियल मोरा से कहता है कि जाग जाओ, विच मीन्स क्या ये सब कुछ एक सपने में हो रहा है। और ये देखकर अब मोरा काफी डर जाती है और भागकर बाहर आती है और अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे देख रहे हो। और तभी मोरा वो डिवाइस फेंकती है जो कि एक वॉल से जाकर टकराता है, जिसमें क्रैक आ जाते हैं। और अब मोरा देखती है कि पूरी जगह रियल नहीं है। और मोरा के डैड भी मोरा और बाकी सभी पर नजर रख रहे होते हैं। और अब पूरी शिप समुद्र में एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही होती है, जिसके साथ ही अब कैप्टन इस शिप की बजाय प्रोमीथियस पर होते हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई सारे वैसे ही जहाज होते हैं। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये 6th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। बट कहानी नहीं, और अभी सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड बचे हैं, जिनमें हम एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं और हमें पता चलेगा कि इस सबके पीछे मोरा के डैड नहीं बल्कि कोई और ही है। तो उस पार्ट की वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं 3rd पार्ट में।